डायलिसिस एक ऐसी समस्या है जिसको हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं या फिर हमें पता ही नहीं होता कि किस पेशेंट को डायलिसिस के लिए मैंडेटरी है कि डायलिसिस उसे कराना ही कराना है। मैनेजमेंट ऑफ चॉइस जो है वो डायलिसिस है। तो उसके लिए आपको सिंपल तरीका है याद करने के लिए कि कब कब हमें डायलिसिस कराना। तो AEIOU जो वॉवेल होते हैं उनको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि डायलिसिस आपको कब कब करानी है। तो ए से स्टार्ट होता है एसिडोसिस का लेवल। तो अगर किसी पेशेंट के नॉर्मल एसिडोसिस कब नहीं कहेंगे, नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है 7.35 से 7.45। ये जो वैल्यू है वो हम एबीजी में बता रहे हैं, बीबीजी में नहीं बता रहे। बीबीजी में तो जो वैल्यू है वो 7.31 से लेकर 7.41 तक हो जाती है। तो एबीजी के हिसाब से 7.35 से 7.45। अगर किसी पेशेंट के 7.21 से बिलो अगर आ रहा है पीएच जो है एबीजी में, तो आपको डायलिसिस इंडिकेटेड है। तो एसिडोसिस के केसेस में डायलिसिस मैंडेटरी है। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट को अब आपको चेक कराना है। अगर किसी पेशेंट के हाइपरकैलेमिया हो रहा है, अगर मोर देन 6.5 मिलीक्वेलेंट जो पोटेशियम का लेवल है, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हाइपोकैलेमिया भी डेंजरस है, हाइपरकैलेमिया भी डेंजरस है। दोनों के केस में कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटी हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में भी आपको डायलिसिस इंडिकेटेड है अगर 6.5 के ऊपर जा रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है। इवन दो आप हाइपरनाइट्रीमिया के केसेस में भी डायलिसिस काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है, बट हाइपरनाइट्रीमिया जो है वो मैनेजेबल है बाय गिविंग द लूप डायरेटिक। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स, जैसे मिथानॉल पॉइजनिंग हो गई, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हो गई, सर्टेन सैलिसाइलिक एसिड वगैरह सैलिसाइलिड्स की पॉइजनिंग हो गई। तो अब पॉइजनिंग के केसेस हो गए या फिर बहुत ड्रग ओवरडोज के केसेस हो गए, तो ऐसे में भी डायलिसिस इंडिकेटेड है। फिर होता है फ्लूइड ओवरलोड का केसेस। अब फ्लूइड ओवरलोड के केसेस में कैसे देखोगे कि जैसे अगर आपने लूप डायरेटिक दिए, आपने हो सकता है कि ऑस्मोटिक डायरेटिक दिए, वो सारे ही इनफेक्टिव हो गए। स्पेशली लूप डायरेटिक बहुत हाईली इफेक्टिव होते हैं। लूप डायरेटिक लाइक फ्रूसेमाइड हो गए, टॉर्सेमाइड हो गए, इंडपामाइड हो गए, ये सब कोई भी इफेक्टिव नहीं है। और जब वो रिफ्रैक्टरी केस में चला गया पेशेंट, और ऐसे केसेस में अगर आपको मैनेज करना है, तो ऐसे केसेस में आपको फिर से देना पड़ेगा। और देने के लिए क्या करोगे, डायलिसिस करवाओगे। और डायलिसिस के लिए क्या है, पल्मोनरी एडिमा के केसेस हो गए, बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, वो कम नहीं हो पा रही है, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो रहा है, तो डायलिसिस कराना है। फिर लास्ट आ जाता है, लास्ट रिजॉर्ट यूरेमिक इंसेफेलोपैथी के केसेस आने लग गए। यूरिया का लेवल इतना बढ़ गया, मोर देन 75 हो गया मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से ब्लड में, तो आपको फिर डायलिसिस करानी ही करानी है। अब यूरेमिक इंसेफेलोपैथी के जो केसेस हैं वो काफ़ी मल्टीपल एन नंबर ऑफ कॉज हो सकते हैं। वापस से यूरेमिक इंसेफेलोपैथी होगी तो एसिडोसिस लगभग लगभग होनी ही होनी है। पेरिकार्डिक टेम्पोनेड हो गया, या फिर आपको पेरिकार्डाइटिस हो गई, कार्डिक टेम्पोनेड हो गया, या फिर आपको हो सकता है कि हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो जाए। तो उन सारे केसेस में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ आएगा और आपको डायलिसिस कराना ही कराना पड़ेगा। और इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शिवम दीक्षित, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डायलिसिस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए।